नमस्कार, ओंकार आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार रहे अजय मारू जी। अजय मारू जी, आपका ओंकार आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आज हम मारू जी से जानेंगे कोरोना को लेकर के कि क्या व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं। मारू साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या नज़रिया है केंद्र से लेकर के राज्य पर, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो मारू जी, अभी जो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है कि तमाम मजदूरों को वापस बुलाया जाएगा, बल्कि मजदूर चल चुके हैं, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर पूरी तरह से केंद्र और राज्य राजनीति कर रही है? क्योंकि अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाएगा। जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ काम छूटेगा, यहाँ आकर के बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ उतना काम नहीं है। पड़ोसी राज्य नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा है कि 40 लाख मजदूरों को बुलाने की कुव्वत नहीं है। तो ये केंद्र और राज्य की राजनीति में ये बेचारी जनता कहाँ पहुँच रही है? आप एक पत्रकार भी रहे हैं, तो देखिए, आज श्रमिक दिवस है। मैं उनको आज के समय शुभकामना तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं उनको नमन करता हूँ। आज राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में जितना हाथ इन श्रमिकों का है, किसी का नहीं है। चाहे आपके पास जितना धन हो, जितनी इच्छा शक्ति हो, लेकिन अभी की स्थिति में आप सभी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो उनकी दुर्दशा देखने को मिलती है, रोना आ जाता है हमें। तरह तरह की उनकी तकलीफ़ों को देखता हूँ। 1,000 किलोमीटर बच्चों को लेकर, सामान लाद कर वो वापस आ रहे हैं, तो बहुत मन व्यथित होता है। और आपने जो कहा कि इनके बिना जहाँ पे वो रहते हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बेंगलुरु हो, कहीं पे भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा के मजदूरों से ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती थी। आज की स्थिति क्या है कि हमने उनको, जहाँ वो रहते थे, वहाँ उनका उचित प्रबंध नहीं किया गया, वहाँ की सरकारों के द्वारा। मैं किसी एक सरकार पे आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर दिन, हर समय हम सबको सचेत किया, अगर वहाँ की सरकारें, राज्य सरकारें अगर सचेत रहती, उन मजदूरों का वहाँ ध्यान रखा जाता, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उनको दिक्कत तब हुई जब वहाँ की सरकारों ने उनका ध्यान नहीं रखा। आपने जो अर्थव्यवस्था की बात की और जो आपने नीतीश कुमार जी का उदाहरण दिया, वो सच बोल रहे हैं। अगर एक साथ 40,000 मजदूर वहाँ से बिहार में आ गए, तो उनके लिए राशन की भी दिक्कत होगी, और अगर वो कुछ कमा के लाए हैं तो कितने दिन तक चलेगा। और उनके चलते जब वो श्रमिक, 40 लाख श्रमिक अगर केवल बिहार के हैं, तो मैं मानता हूँ जो सरकारी आंकड़ा, झारखंड में भी 10 से 15 लाख से कम मजदूर नहीं होंगे। अगर ये इतने मजदूर वहाँ से आ जाएंगे, तो अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो वो तुरंत वापस जाएंगे नहीं, और अगर तुरंत वापस नहीं जाएंगे तो जीडीपी की जो रफ्तार, जो अभी आकलन हो रहा है 2% का, मुझको लगता है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन्हीं की बदौलत वो जीडीपी है। वो वहाँ काम ही नहीं करेंगे, वहाँ की इंडस्ट्री बंद रहेगी। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में इसका फर्क पड़ेगा। सूचना के अनुसार हैदराबाद और तेलंगाना से गाड़ी खुल चुकी है झारखंड पहुंचने के लिए। मैंने भी सुना कि उसमें 1500 मजदूर वहाँ से आ रहे हैं, और आज सुबह 5 बजे वो ट्रेन खुली है। आज का ये लाभ है कि कहीं पे भी ये ट्रेन नहीं रुकेगी, तो रात तक पहुँच जाएगी रांची। लेकिन ये जितने मजदूर उस ट्रेन में आ रहे हैं, ये रांची के तो नहीं है ना। आप उनको क्वारंटाइन करेंगे। रांची में वो 1500 मजदूरों की क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है। अगर आप उनको उनके ज़िलों में भी भेजेंगे, तो यहाँ पे जब वो आएंगे और ज़िले में भेजने तक के लिए उनके लिए आपको भोजन की व्यवस्था यहाँ करनी होगी। लेकिन अगर हम इसमें पहले से
ध्यान रखते और वहाँ की सरकारों का सहयोग लेते, यहाँ से कोई नोडल ऑफिसर को भेजा जाता जो वहाँ देखता। लेकिन हमने बहुत सुस्ती दिखाई है और उसका खामियाजा अल्टीमेटली वो मजदूर भुगत रहे हैं जिनका राष्ट्र निर्माण में बहुत हाथ रहा है। झारखंड सरकार का बराबर, मतलब मुख्यमंत्री का बराबर ये आरोप लगा कि केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रहा है। यहाँ तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दो बार हमने प्रयास किया कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, न वो बात करते हैं न पत्र का जवाब देते हैं। ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। आज ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे बीच में जो हर पल जनता के दुख को देख रहे हैं और 24/7 वो कार्य कर रहे हैं। और वो कार्य कर रहे हैं तो हर प्रदेशों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से बात किए हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात किए हैं, और वहाँ पे जो टीम उनकी लगी हुई है जिसमें मंत्रिमंडल के और सहयोगी हैं, वो पल पल कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी गलतियों को छुपा के किसी और को दोषारोपण करें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। झारखंड सरकार का दावा यह हो रहा है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति तक हम लोग पहुंच रहे हैं। अभी आपने कहा कि सरकारें, दूसरे राज्य की सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, सुन नहीं रही है, जबकि यहाँ से लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के उनके श्रम मंत्री तक दावा कर रहे हैं कि एक एक मजदूर को टच किया जा रहा है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले या 2 या 3 दिन पहले एक हेल्पलाइन अपनी चालू की, और उसके बाद कल ही अखबारों में आया कि जो ऐप चालू किया गया वो भी फर्जी, उसमें कॉल्स आ रहे हैं। मैं पूछता हूँ, आज लॉकडाउन को आज पूरे 38 दिन के करीब हो गए हैं। 38 दिनों में हमने सिर्फ और सिर्फ एक केवल ऐप बनाया मजदूरों की सहायता के लिए। हमें पता था, हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स थे कि किस प्रदेश में झारखंड के कितने मजदूर फंसे हुए। क्या हम यहाँ से वो सुविधा नहीं दे सकते थे? मैं ऐसे ऐसे लोगों की अभी जब मैं ट्विटर पे बैठता हूँ, जब मैं और आप लोग के चैनल्स के माध्यम से देखता हूँ, कौन कौन जनप्रतिनिधि, वहाँ के झारखंड के पुलिस अधिकारी, बिहार के पुलिस अधिकारी अपने अपने शहरों में जहाँ वो पदस्थापित हैं वहाँ पे सेवा कर रहे हैं उन बिहार और झारखंड के मजदूरों की। जब वो कर सकते हैं तो सरकार के पास तो सब मशीनरी है, वो क्यों नहीं कर रही है मुझको नहीं पता है। और सिर्फ मजदूरों की बात क्यों लेते हैं आप? हमारे इतने छात्र, हमारा भविष्य वो कोटा में फंसा हुआ, बेंगलोर में फंसा हुआ, पुणे में फंसा हुआ, जितने एजुकेशनल हब हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं, हम उनको तो ला नहीं पा रहे हैं। और फिर हम उदाहरण योगी जी का देते हैं कि वो ले आए वो ले आए। अरे आप में इच्छा शक्ति ही नहीं थी। नहीं, मजदूरों की बात जो कहे आपने मारू जी, हकीकत ये है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा शासन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इससे गुरेज नहीं है। मैं उसे लेकिन यहाँ जो भी मंत्री हैं, 2-3 मंत्री से जो बातचीत हुई उसमें वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के मजदूर कितने बाहर गए हैं, इसका डाटा भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवा पाई। ठीक है, अभी चलिए। तक जो हिसाब है उसमें सबसे ज़्यादा मजदूर का जो डाटा है वो गिरिडीह का है, सिमडेगा है, कोलेबिरा है, कोल्हान है, पलामू है। मतलब हमारे पास एक सुव्यवस्थित डाटा तक नहीं है कि हमारे मजदूर कितने पलायन किए हुए या कितने प्रदेश में हैं। देखिए, ये डाटा एक बहुत ही दिक्कत वाला कार्य था जब तक ये संकट नहीं आया था। अगर मेरे परिवार में मेरा भी बेटा बाहर नौकरी करता है, वो पढ़ के बाहर, ऐसे मेरे जैसे कई लोग हैं जो बाहर नौकरी करते हैं, तो क्या वो डाटा मैंने सरकार को दिया? नहीं दिया, क्योंकि सरकार ने कभी मांगा ही नहीं वो डाटा। उसी तरह मजदूर कितने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गए हैं, उन्होंने कभी वो डाटा उपलब्ध नहीं कराया। आज संकट आया है ऐसा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो डाटा उपलब्ध नहीं हुआ या उन्होंने नहीं बनवाया, तो अब तो बनवाएं ना, हम अब तो बनवाएं। और एक ऐसा एक नियम हम लगा दें कि जो भी यहाँ से झारखंडी अगर बाहर कोई नौकरी के लिए जाता है, कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जाता है, तो वो डाटा हमारे पास रहे।
आज शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो मैंने कई बार पहले कहा ये ब्रेन ड्रेन होती है। क्योंकि हम आज मजदूर बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम इतने मिनरल रिच स्टेट होते हुए भी हमने वैल्यू एडिशन हम पिछले 20 वर्षों में यहाँ नहीं कर पाए। और उनको जो यहाँ के हमारे जो नागरिक हैं झारखंड के, झारखंड वासी हैं, उनको अपनी कमाई के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर नौकरी करनी पड़ती। अगर आज इस स्थिति रांची में होती या झारखंड में होती तो वो नहीं जाते। लेकिन चलिए, गलतियां हमसे भी हुई होंगी, लेकिन अब तो हम उसको सुधारें। हम एक ऐसा ऐप बनाएं और एक कंपलसरी करें कि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ाई के लिए जाता हो या नौकरी के लिए जाता हो तो उस ऐप में उसको वो डाले, ताकि कभी उनको तकलीफ हो तो जो भी सरकार हो, मैं कोई सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब हम जागे सवेरा तभी होता है, तो उस समय तो आप जाग जाए। एक बात और है कि पलायन से ही विकास भी होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब पलायन होगा नहीं तो विकास होगा कैसे। लेकिन झारखंड के लिए पलायन तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा, चाहे HEC का गठन करके हो, चाहे टाटा के गठन करके हो, चाहे स्वर्णरेखा परियोजना के गठन करके हो। तो ये सब जब परियोजनाएं जब लॉन्च हुई, ठीक है, ये अलग राज्य बनने से पहले की बातें हैं। नहीं, मैं तो उसमें बोला ना आपको कि हमने वैल्यू एडिशन जो फर्स्ट डे यहाँ से होना था, मैं कई बार इस चीज को बोल चुका हूं। यहां से कोयला लोड होके पंजाब के बिजली घरों में, दिल्ली के बिजली घरों में, गुजरात के बिजली घरों में जाता है कोयला। यहां से रैक्स के रैक्स जाते हैं। क्या हमने 20 साल में यहां पे जनरेशन की कैपेसिटी को क्यों नहीं बढ़ाया? आप ये समझिए कि वही कोयला अगर यहां के पावर जनरेशन हाउस में बनता तो आज ट्रांसमिशन से 2 मिनट में वहां से ट्रांसमिशन लाइन से यहां से जो कोयला 2 दिन में पहुंचता है, 2 मिनट में वो पावर वहां पंजाब पहुंच जाता। और अगर वो यहाँ रांची में जनरेशन, झारखंड में जनरेशन होता तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। उसी तरह अगर हम आयरन ओर से रिच स्टेट हैं तो अगर हम यहाँ पे अगर वैल्यू एडिशन करते, यहाँ हम लोहा बनाते, यहाँ इसके लोहे से के जो उत्पाद है वो बनाते, जैसे टाटा स्टील था, तो हमारे लोगों को रोजगार यहाँ पे मिलता। लेकिन क्या है, हम आयरन ओर को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम आयरन ओर को दूसरे प्रदेशों में भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ यहाँ वैल्यू एडिशन का कोई काम नहीं हुआ। वैल्यू एडिशन का काम नहीं हुआ तो पलायन हुआ। पलायन हुआ तो आज जब संकट की इस घड़ी में जब हमें उनको बुलाना, उनके घर वाले यहाँ पे उनकी राह देख रहे हैं, तब ये दिक्कत आई है। लेकिन नेवरदिलेस हमें अब तो उसके बारे में सोचना चाहिए, जो सरकार है उसे सोचना चाहिए कि हम अपने संसाधनों का उपयोग झारखंड में ही कैसे करें, ये एक सोच होनी चाहिए। मारू जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे संसाधन, साधन, इन सब चीज़ों पर। अब हम लोग थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो पूरे देश की बात अगर करें तो 10,000 लोगों पर मात्र 7-8 चिकित्सक हैं। और ये गिरावट आई है वर्ष 2002 के बाद से, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसी वक्त इसको लॉन्च किया गया कि एक चिकित्सक 10,000 रुपया में काम करेगा, ये विपक्ष का कहना है। उसके बाद से गिरावट आते 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 यहाँ तक पहुँच गई। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर हमारी जीडीपी का 1.7% खर्च होता है, दूसरे प्रदेशों की तुलना में देशों की तुलना में बहुत कम। आपने जो रेशियो पेशेंट का और डॉक्टर्स का दिया, आपका बिल्कुल सही है कहना। लेकिन मुझे याद है 2006 में जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था लागू की थी और उसमें वो काम कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी बीमार हो तो एक ऐसा डाटा बनाए थे पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स का कि वो अगर वो उसमें एनरोल होंगे तो किसी भी को रांची या जमशेदपुर या शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। उस कार्ड के माध्यम से वो किसी भी डॉक्टर को अपने दिखा सकता है जो रजिस्टर्ड हैं, और उसके बाद वो दवा ले सकता है। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई थी उन्होंने, लेकिन दुर्भाग्यवश वो व्यवस्था बाद की सरकारों ने उस पर अमल नहीं किया।
केंद्र में भी एक कार्य हुआ, लेकिन केंद्र में 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गई, उसके बाद इस कार्यों में ढिलाई आ गई। फिर रफ्तार पकड़ी, मेडिकल कॉलेजेस बढ़े, अब डॉक्टर पेशेंट का रेशियो भी कुछ अच्छा हुआ है। मैं खुद इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि गरीबों को कितनी दिक्कत होती है स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। ये तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूँ कि उन्होंने अभी जो एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा के जो एक कार्ड इशू किया कि कोई भी व्यक्ति जो अस्पताल उससे रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ जाके वो इलाज करवा सकता है। हमने भी उसको रजिस्टर्ड कराया था सेवा सदन में और काफ़ी लोगों को लाभ मिला उसका। लेकिन अभी की परिस्थिति में जो ये कोरोना की जो दिक्कत आई है, इस परिस्थिति में विकसित देशों में भी स्वास्थ्य सुविधा जितनी अच्छी थी उनको भी दिक्कत आने लगी है। तो हम तो ये मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेप पहले ले लिया तो हमारी बीमारी इस वायरस से कम हुई। अगर ये दूसरे प्रदेशों जैसे आज अमेरिका है, इटली है, 11 लाख लोग इससे प्रभावित हैं और 50,000 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, जो कि सबसे विकसित हेल्थ के मामले में है। अगर हम इस कड़ाई को नहीं करते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी बातों को मान के मैं हमारी जनता को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इन सब चीज़ों को माना, तो आज तक भी हमारे यहाँ 35,000 का भी आंकड़ा पिछले 38 दिनों में ये पार नहीं किया है। और मृत्यु दर भी जो है वो 1100-1200 है। ठीक होके भी 9,000 लोग चले गए हैं। और हम आज अनुभव करते हैं कि इसके बाद हमें भी जागरूकता आएगी। जो तबलीगी आए या 17-18 जो विदेशी पकड़े गए, हमारी आईबी क्या कर रही है? तो सीधे सीधे केंद्र सरकार की चीज़ होती है। ऐसे भी एक विभाग हर जिले में भी है, राज्य में भी है, विदेशी विभाग, जहाँ डीएसपी, इंस्पेक्टर, इस कैडर के लोग बैठे रहते हैं। जो भी बाहरी लोग आते हैं उनका रिपोर्ट वहाँ करने का माना गया है, अपने संविधान का नियम है। तो उसमें हम कहाँ फेल हुए कि आखिर इस कदर रांची में बढ़ जाना बड़ा दुखद। देखिए, तबलीगी जमात का जो कार्य हुआ है, जब उसकी जांच तो अभी बाकी है होना, लेकिन जो आरंभिक जांच हुई तो पता चला वे टूरिस्ट वीज़ा पे आए। और टूरिस्ट वीज़ा में आके जब वो उनके पास वीज़ा है, जितने दिनों का है उतना वो सब सही है। अब भले वो वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई है, हाँ, लेकिन जब वो वहाँ से उस जमात में शामिल होने के बाद जो पूरे देश में जो फैले, ये तो आईबी की नाकामी है ही है। चाहे वो आईबी केंद्र के हाथ में हो, लेकिन स्टेट का भी है, स्टेट पुलिस, जिस स्टेट में ये पुलिस का ज़्यादा दोष दिखाई दे रहा है। वो जाके अगर वो हमें बुंडू में मिल रहे हैं, वो वहाँ पे हिंदपीढ़ी में मिल रहे हैं, पटना सिटी के लोग मिल रहे हैं और कहाँ मिल रहे हैं, माने किस जगह नहीं मिले वो। और आज अगर ये 35,000 का आंकड़ा हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव का है, तो इसमें 1/3 तो उन्हीं के द्वारा दिए गए लोग। हम आज जब न्यूज़ में देखते हैं कि वो लोग जब उत्तर प्रदेश के एक मदरसे में जाके रुके, तो वहाँ जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो वहाँ तालीम लेने के लिए गए थे, उसमें से 70 में से 35 बच्चे उससे संक्रमित हो गए। एक अहम सवाल और आ रहा है, चूँकि आप पत्रकार भी रहे हुए हैं, चाइना के वुहान से चला ये बीमारी 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका पहुंच गया, 12,000 किलोमीटर दूर इटली पहुंच गया। ये पहुंचने का मतलब एक वहाँ तबाही मचा दी। बहुत नज़दीक पाकिस्तान है, जिस पैमाने पर पहुंचना चाहिए था वो बड़ा स्वतंत्र दिखलाई दे रहा है। जो मतलब स्थितियां हैं जितनी गंदी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। कारण क्या हो सकता है? वहाँ पे भी बहुत तबाही हो रही है। अच्छा। लेकिन वहाँ रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। हाँ, जो छन के जो बातें आ रही हैं उस पर मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से बहुत कम हमारा संख्या जो बताया जा रहा है। हमारे देश में ऐसा नेतृत्व है, उनकी ऐसी टीम है कि उन्होंने समय के पहले आभास उनको हो गया था और तैयारियां वॉर लेवल पे शुरू हो गई थी। मैं तो जब 22 मार्च को पहले एक दिन के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए जो हम लोगों ने एक दिन का पूरा सांकेतिक घर पे रहने का बनाया था,
तभी से उसके कई दिनों पहले से तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन वहाँ पे तो उस समय तक तैयारियाँ नहीं हुई थी। आज वहाँ की एक एक जनता वहाँ के प्रधानमंत्री को इतना कोस रही है, टीवी चैनल्स पे डिबेट में सब प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और रांची में ही नहीं, पूरे देश में 130 करोड़ जनता, चाहे वो विपक्षी हो, वो हमारे प्रधानमंत्री को सैल्यूट कर रहे हैं, उनकी टीम को सैल्यूट कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स को सैल्यूट कर रहे हैं। ये तैयारी होती है, तो इसलिए हम भ्रम में नहीं रहें। वहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव केसेस की जब टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं तो पॉजिटिव केस आएंगे कैसे? झारखंड में जो टेस्ट हो रहा है उससे कितने संतुष्ट? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। एक दिन में आपकी 1200 की कैपेसिटी है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन टेस्ट हो रहे हैं 500-600। कल तो और कम हुए हैं टेस्ट। प्रतिदिन सरकार एक आंकड़ा देती है। ये टेस्ट क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? अगर वो उसमें नेगेटिव ही आए तो ये हम लोगों के लिए भी संतुष्टि की बात है कि आज हमने 600 टेस्ट किए, उसमें 2 पॉजिटिव आए, तो हम ये मानते हैं कि नॉट इवन 0.5% ये केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। जनता में एक उससे पॉजिटिव, सरकार के प्रति एक पॉजिटिव साइन जाएगा। अभी इस विपत्ति में, आपदा में, चाहे पुलिस खड़ी है, चाहे सरकारी अस्पताल खड़े हैं, नर्स, कंपाउंडर सब सरकारी ही खड़े हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आज ये झेल भी रहे हैं। देखिए, पंजाब में एक एएसआई का हाथ काट लिया गया, यहाँ भी मैंने अपने चिकित्सकों के साथ, सफाई कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन लोगों ने क्या किया ये सब लोग जानते हैं, इसलिए वो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये निजी अस्पताल तमाम बंद पड़े हैं। सिर्फ चूसने के लिए अगर कहा जाए तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ पर आप समझ रहे हैं। तो उसमें सरकारी कर्मियों के लिए या इस तरह का जो निजीकरण का जो एक अभी ट्रेंड चल चुका है, तो क्या उसमें कुछ विराम की ज़रूरत है? क्या सरकारीकरण बढ़ाने का जरूरत नहीं दिखाई? नहीं, देखिए, उसमें मैं पहली बात तो हमारे जो कोरोना के जो लोग इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं, मैंने अपने एक ट्वीट में उनको सबको सैल्यूट किया है। और सबसे पहले सैल्यूट मैंने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को, हमारे सफाई कर्मियों को, हमारे पुलिस के अधिकारियों को और जवानों को। पत्रकारों के लिए क्या किया मैंने है? पत्रकारों के लिए भी किया है। टीवी चैनल्स के माध्यम की वो अपनी जान हथेली पे रख के जा रहे हैं और उन्होंने जितनी चीजें सच्चाई दिखाई है, कई बार सरकार उन्हीं से चेती है। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि मुझे जब पता चला हमारे चैनल्स के माध्यम से, मैंने सब के बारे में ट्वीट किया है। अगर मेरे अपने ट्विटर अकाउंट से अगर आप देखेंगे, मीडिया कर्मियों के लिए, क्योंकि मैं फिर खुद इस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे उनकी तकलीफ पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक नज़रिया बदलेगा इसके बाद। अगले 6 महीने तक मैं आपको बताता हूँ कि लोगों में आज सब वर्ग इससे प्रभावित हुए हैं, चाहे वो कितने भी पैसे वाला हो या कितना भी कमज़ोर हो, बहुत प्रभावित हुए हैं इससे। अब पुलिस के प्रति जो एक लोगों में जो एक रवैया रहता था, वो तो बिल्कुल बदल गया। आज मैं पिछले 7 दिनों के रूप में मैं 7 दिनों से 8 दिनों से मैं प्रतिदिन, अभी भी जब आपके यहाँ आया तो अभी भी मेरी गाड़ी में जूस के डब्बे रखे हुए हैं। मैं हर जगह रुक के उनको जब जूस का डब्बा दिया तो इतनी विनम्रता से वे पूछते हैं, सर आप कहाँ से हैं, आपका आभार। और चैनल्स के माध्यम से आ रहा है कि नोएडा के एक बुजुर्ग के घर उनको पता चला कि उनका बर्थडे है, उनके परिवार में कोई नहीं है, जो वहाँ के बड़े अधिकारी गए तो वो बुजुर्ग रोने लगे वहाँ पे। और उसके बाद बच्चों के लिए बर्थडे में जा रहे हैं, कोई उनको फ़ोन कर रहा है तो दवाई पहुँचा रहे हैं, भोजन पहुँचा रहे हैं। और कल तो देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में गलत कॉल करके उनको परेशान किया गया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उन पे केस दर्ज नहीं किया, एक चेतावनी लेके छोड़ दिया। अच्छा, भोजन की बात करें तो आप समाज सेवी भी हैं। एक छवि पूरे झारखंड में आपके परिवार की है, एक समाज सेवा की तरह। कुछ समाज सेवा में भोजन भी करा रहे हैं आप। मोदी जन आहार तो चल ही रहा है, आपके व्यक्तिगत प्रयास से भी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अब तक क्या हुआ है, आगे की क्या योजना है? देखिए, रांची में
जितनी संस्थाएं ये कार्य कर रही है शायद ही कहीं कर रही होगी। चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो मारवाड़ी समाज हो, चाहे वो लायंस क्लब हो, चाहे वो राउंड टेबल हो। उसी कड़ी में रांची क्लब का मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और हमारी टीम ने 25 मार्च से ये सेवा का काम करना आरंभ किया और इसमें हमें मदद मिली रांची के उपायुक्त से, रांची के पुलिस अधिकारियों से, क्योंकि ये सेवा का कार्य करना तो ठीक था लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉ एंड ऑर्डर का भी ध्यान रखना था, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो वहाँ कुछ वैसी समस्या नहीं हो। तो हम लोगों ने 25 मार्च से प्रतिदिन 400 लोगों को भोजन बना के देने का कार्य किया, जो 3 दिन पहले समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने दूसरी जगह उसको चालू किया। आज हम 900 लोगों को पका हुआ भोजन बना के 3 स्थानों पे भेज रहे हैं। इसके अलावा रांची क्लब से हमने राशन के पैकेट्स, जिसमें 2 किलो चावल, दाल, सत्तू, नमक, 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज और 1 साबुन, इसका एक किट बनाया पैकेट, उसको प्रशासन के द्वारा वो हमारे से आके ले जाते थे और वही पूरे ज़रूरतमंदों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अभी तक हम लोगों ने 17,000 पैकेट्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और ये 3 तारीख तक रांची क्लब से जारी रहेगा। और उसके बाद भी अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो मैंने रांची प्रशासन को ये एश्योर किया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा हम इस व्यवस्था को चालू रखेंगे। इसके अलावा मैं एक और संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, महेश्वरी सभा से, जो नागरमल मोदी सेवा सदन के बगल उसको में तो है। मैंने देखा, अच्छे लोग खाना मैं खा वहाँ रहे हैं पे मैं अभी वहीं से आ देखा। रहा हूँ और वहाँ लाइन लगा के खाना प्रतिदिन खा रहे हैं। वहाँ पे 6 पूड़ी, अचार और सब्जी दी जाती है। और अभी जो मैंने कहा कि भोजन की जो व्यवस्था मैंने रांची क्लब में जब बंद हो गई तो मैंने जब चालू किया तो मैंने वहीं से चालू किया और वहीं से वो भोजन बना के भेजा जा रहा है। और राशन के पैकेट्स भी 3 तारीख के बाद वहीं से बना के भेजे जाएंगे और ये व्यवस्था चालू रहेगी। और रांची की कई संस्थाएं ये कर रही है, सिर्फ हम नहीं कर रहे। अच्छा, अगर किसी कारणवश ये डेट बढ़ जा रहा है या नहीं बढ़ रहा है तो एक पत्रकार होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, नेता होने के नाते जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये अंतिम सवाल है आपसे। देखिए, जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बात मानी है और प्रधानमंत्री जी ने उनसे क्षमा भी मांगी है कि जो मैंने लॉकडाउन की घोषणा की उससे जो आपको तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन ये भी सत्य है कि लॉकडाउन के वजह से ही और हम 130 करोड़ जनता ने उनकी बात सुनकर इस बीमारी से पूरे देश को बचाया है। मेरा आपसे आग्रह है, आप हम मेरे जैसे जनता से आग्रह है कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो उसमें छूट भी जरूर दी जाएगी। हम रेड जोन में आते हैं रांची के लोग, इसलिए हमें सावधानी से रहना है और जो छूट दिया जाए उसका पालन करते हुए हमको इस महामारी से बचना है। और मेरी पूरी और हम सब की आशा है कि अगले 15-20 दिनों में हम इस बीमारी से निजात पाएंगे और हमें प्रधानमंत्री के साथ उनकी जो भी अपील है उसके साथ हमें लगना है। हम जरूर बोलते हैं हम होंगे कामयाब, एक दिन हम कामयाब होके रहेंगे। सही है, हम कामयाब होकर रहेंगे, कामयाब होंगे भी। और अजय मारू जी का एक साफ कहना यह है कि माना कि बीती सरकार कोई काम नहीं की है तो वर्तमान सरकार को वो करना चाहिए। आज मजदूर दिवस है तो मजदूर दिवस पर ही झारखंड की सरकार को यह तय करना है कि हम तमाम मजदूरों का एक ऐप बनाएंगे, एक डाटा बनाएंगे जो आने वाली सरकार के लिए, आने वाले दिन के लिए सुविधाजनक होगा, आरामदायक होगा। तो अजय मारू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार अवामी में समय देने के लिए। और आप हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं किसी नए शख्स के साथ। नमस्कार।